नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर चंपावत से। आपको बता दें, चंपावत में महिला की मौत का मामला है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री ने डीएम चंपावत को जांच के आदेश दिए हैं। महिला की मौत को लेकर जांच कमेटी का गठन किया गया है। 4 दिन के भीतर जांच कर पेश करनी होगी रिपोर्ट। और महिला के परिजनों ने जिला अस्पताल के डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए थे। और देखिए, जांच कमेटी अब तैयार कर दी गई है। जांच कमेटी का किया गया गठन। 4 दिन के भीतर जांच कर पेश करनी होगी रिपोर्ट। बड़ी खबर लगातार आपको दे रहे हैं। महिला की मौत का मामला है। खुद मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जांच कमेटी के आदेश दिए थे। और देखिए, जांच कमेटी का गठन हो चुका है। 4 दिन के भीतर ये जांच टीम पूरी जांच करेगी और फिर मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपेगी। महिला के परिजनों ने जिला अस्पताल के डॉक्टर्स पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद अब देखिए, जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। टीम गठित की गई। चंपावत में महिला की मौत का ये पूरा मामला है। महिला को बुखार हुआ और उसमें महिला ने दिखाया, फिर हल्द्वानी भी रेफर हुई और हल्द्वानी के बाद बरेली भी गई, जहाँ पे उनकी डेथ हो गई है। तो इस संबंध में कहाँ पर चूक हुई है और किसकी इसमें गलती है और क्या इसमें कॉम्प्लिकेशंस हुए और कहीं पे अगर नेग्लिजेंस हुई है, तो उस संबंध में 3 सदस्यीय समिति गठित कर दी गई है। और उसमें 4 दिनों के अंदर इनको अपनी आख्या देनी है और रिपोर्ट आने के बाद अगर कोई कमी पाई जाती है तो संबंधित के विरुद्ध ठोस कार्रवाई की जाएगी। और चलिए, अब आपको दिल्ली से बड़ी खबर दे दें। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मीटिंग हो रही है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने पर मंथन। आज दिल्ली में होगी कमेटी की तीसरी बैठक। और बड़ी खबर यह है कि कमेटी के अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में ये बैठक आज होने वाली है। बैठक में सभी सदस्यों से बातचीत कर आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। बड़ी खबर इस वक्त आपको दिल्ली से दे रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मीटिंग। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने पर मंथन होगा और आज दिल्ली में होगी कमेटी की तीसरी बैठक। और कमेटी की अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी। 2 मीटिंग पहले हो चुकी है और बैठक में सभी सदस्यों से बातचीत कर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी दिल्ली से अविनाश तिवारी जुड़ चुके हैं। अविनाश, आज बैठक एक बार फिर से होने जा रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। कितने बजे ये बैठक होगी? जी देखिए, अगर बात करें तो ये बैठक शुरू हो चुकी है। पहली बैठक अगर बात करें तो 4 जुलाई को हुई थी, दूसरी बैठक 14 जुलाई को हुई थी और तीसरी बैठक आज हो रही है। जो सामने सभा कक्ष आप देख रही हैं, यहाँ पे ये बैठक लगातार हो रही है और 1 घंटे का तकरीबन वक्त हो चुका है जब ये बैठक शुरू हो चुकी है। 12 बजे से बैठक की शुरुआत हुई थी और अभी 1 बज रहे हैं। बैठक अभी अंदर चल रही है। कमेटी के तमाम सारे सदस्य मौजूद हैं और कमेटी की जो अध्यक्ष हैं रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, वो भी यहाँ पे मौजूद है। खास बात यह है कि तमाम सारे जो सदस्य हैं उनसे ये कहा गया है कि वो तैयारी करके आए और यहाँ पे इस बात को लेकर के चर्चा होगी कि कैसे आगे तमाम सारे जो राजनीतिक दल हैं उत्तराखंड के अंदर उनसे बातचीत करनी है। इसके अलावा जो तमाम सारे धार्मिक नेता हैं उनसे बातचीत करनी है और किस तरीके से आगे प्रो फॉर्मा तैयार करना है, यानी कि ड्राफ्ट तैयार करना है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के। और उसी बात को लेकर के अब यहाँ पे मंथन हो रहा है। तमाम सारे सदस्य पहुंच चुके हैं, कमेटी की अध्यक्षा भी पहुंच चुकी हैं और अभी अंदर बैठक चल रही है। तकरीबन 1 घंटे बीत चुके हैं इस बैठक को और अभी भी यह बैठक जारी है। उम्मीद जताई जा रही है कि आज जब बैठक समाप्त होगी तो तमाम सारे जो सदस्य हैं उनको बताया जाएगा कि उनमें से कौन से सदस्य जाके पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं से बात करेंगे, कौन से सदस्य जाके धार्मिक नेताओं से बात करेंगे और कब कब किस तरीके से बातचीत करना ये तय किया जाएगा। और उसके बाद फिर उत्तराखंड जाके सभी लोग वहां पे तमाम सारे लोगों से बातचीत करेंगे और फिर ड्राफ्ट बनाने की ओर आगे अग्रसर होंगे। यानी कि आज की मीटिंग के बाद बहुत कुछ संभवतः आगे आने वाले समय में जो अगली बैठक होगी वो फाइनल मीटिंग जो कि देहरादून में हो सकती है। अविनाश, क्या जानकारी? चलिए, बहुत शुक्रिया अविनाश आपका तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने को लेकर देखिए मंथन हो रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मीटिंग हो रही है। ये तीसरी बैठक है। 1 घंटे का वक्त लगभग बीत चुका है और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर इस वक्त बैठक चल रही है। कमेटी की अध्यक्ष रंजना देसाई वो बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। तमाम सदस्य मौजूद हैं और बैठक में आज कई विषयों पर चर्चा होगी। साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टियों के पास भी सदस्यों को भेजा जाएगा।
और अगली बड़ी खबर देहरादून से है, जहां ग्रेड पे पर पुलिस कर्मियों के आंदोलन पर पुलिस मुख्यालय सख्त दिखाई दे रहा है। परिजनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर डीजीपी का बयान सामने आ चुका है। बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, अनुशासनहीनता नहीं की जाएगी बर्दाश्त। डीजीपी ने यह साफ कर दिया है, अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी। आचरण नियमावली के तहत 4 पुलिसकर्मी निलंबित और ग्रेड पे को लेकर संयम रखे पुलिसकर्मी। डीजीपी ने यह कहा कि ग्रेड पे को लेकर संयम रखना होगा पुलिसकर्मियों को। अनुशासनहीनता अगर आप करते हैं तो वो बर्दाश्त नहीं है। रवि केंतुरा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, ग्रेड पे को लेकर बहुत ही साफ शब्दों में डीजीपी ने कह दिया है कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं, और अगर आपको ग्रेड पे को लेकर संतुष्टि चाहिए तो फिर आप संयम रखें। जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि जो परिजनों का सरकार के खिलाफ लगातार मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे थे, इससे पहले भी तमाम धरना प्रदर्शन किए और भी हाल ही में एक पत्रकार वार्ता भी की थी, तो उसके बाद जो 4 पुलिसकर्मियों का निलंबन है वो इससे कुछ जोड़ते हुए देखा जा रहा है। और सीधे तौर पर डीजीपी ने कहा है कि जो आचरण नियमावली है उसका उल्लंघन है। जिस तरीके से पुलिसकर्मी है उनके आचरण, उनके परिजनों के आचरण को देखते हुए इससे अनुशासनहीनता माना गया है, इसी वजह से कार्रवाई की गई है। तो उत्तराखंड में मांग है कि 4600 ग्रेड पे लागू किया जाए, और इसी को लेकर लगातार परिजन पुलिस के खिलाफ या फिर सरकार के खिलाफ धरने दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अब जो बड़ी कार्रवाई हुई है इसके बाद देखना होगा कि क्या कुछ आगे निकल कर आता है, क्योंकि पुलिस की ओर से इस पर एक पूरी फाइल तैयार करके शासन को भेजी गई है, लेकिन शासन स्तर पर अभी फाइल लंबित है। और इससे पहले मुख्यमंत्री ने भी ये बात कही थी कि पुलिसकर्मियों का जो ग्रेड पे का मसला है उसका हल निकाला जाएगा, लेकिन काफी लंबा वक्त हो गया है और यही वजह है कि लगातार पुलिसकर्मियों के जो परिजन है वो आक्रोशित नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से निलंबन की कार्रवाई हुई है, अब आगे देखना होगा कि परिजन क्या आप चुप बैठ जाएंगे या फिर इस मोर्चे को आगे भी जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी के लिए। और इस पूरे मसले को लेकर डीजीपी ने क्या कहा है वो भी सुनिए। अनुशासित बल है और इसमें किसी भी तरह की अनुशासनहीनता स्वीकार्य नहीं है। जो इनका पुलिसजनों का पुलिसजन ने उनके परिजनों का मीडिया में जाना वो आचरण नियमावली के अगेंस्ट था, उसी के तहत जो है ये कार्रवाई की गई है निलंबन की। मैं उनसे फिर से अपील करता हूँ कि पुलिसजन और उनके परिजन संयम बना कर रखें। हमने उनका जो मांग है उसको शासन को भेजा हुआ है, परंतु अपनी मांग को लेकर के किसी भी तरह की अनुशासनहीनता ना करें। अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जा सकती। और चलिए अब आपको देहरादून से बड़ी खबर दे दे। उत्तराखंड ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी बड़ी खबर, बड़ा अपडेट यह है कि भ्रष्ट अधिकारियों पर चल रहा विजिलेंस का चाबुक। विजिलेंस के रडार पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कई बड़े अधिकारी हैं। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ विजिलेंस ने शासन को अपनी रिपोर्ट भेजी है। डायरेक्टर विजिलेंस अमित सिन्हा का बयान भी सामने आ चुका है। भ्रष्ट अधिकारियों पर लगातार चाबुक चल रहा है। विजिलेंस के रडार पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कई बड़े अधिकारी हैं। विजिलेंस ने शासन को अपनी रिपोर्ट भेजी है। डायरेक्टर विजिलेंस अमित सिन्हा का बयान सामने आया। जनरली किसी भी इन्वेस्टिगेशन में जिसको हम लोग को बुलाया जाता है वो अगर नहीं आते हैं तो हम उस पर तमाम कार्रवाइयाँ करते हैं। उसमें गिरफ्तारी भी एक कार्रवाई होती है। इसमें स्पष्ट रूप से मुझे इस लेवल तक मैं अभी नहीं बताने की स्थिति में हूँ कि उस पर हम कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि हमें अब तक के उसमें सहयोग नहीं मिला है, बाकी प्रयास जारी है। तो डायरेक्टर विजिलेंस अमित सिन्हा का बयान सामने आया है और आगे कार्रवाई होगी या नहीं होगी इस पर उन्होंने कोई अपडेट नहीं दिया, लेकिन कहा कि बातें सामने आई हैं। भ्रष्ट अधिकारियों पर विजिलेंस का चाबुक लगातार चल रहा है और कई ऐसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं जो कि रडार पर हैं। विनोद मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। विनोद, क्या जानकारी है? कहा जा रहा है कि विजिलेंस की रडार पर कई भ्रष्ट अधिकारी हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के। कौन कौन वो नाम हो सकते हैं? कोई बड़ा नाम निकलकर सामने आ रहा है क्या? बिल्कुल जया, देखिए भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितता के मामले में सीनियर फॉरेस्ट ऑफिसर ए.एस. सुहाग और किशन चंद को सस्पेंड कर दिया गया था पूर्व में, और अभी पूरे मामले की जांच विजिलेंस कर रही थी। हालांकि विजिलेंस ने अपनी जो रिपोर्ट है वो शासन को प्रेषित कर दी है और शासन के द्वारा अब ये आदेश दिए जाएंगे कि आखिरकार अभियोग पंजीकृत किया जाए या कार्रवाई की जाए, तो उसकी तैयारी विजिलेंस कर रही है। लेकिन पूरे तरह से भ्रष्ट अधिकारियों पर धामी सरकेर नकेल कसने जा रही है और विजिलेंस ने हाल ही में पूर्व आईएएस रामविलास यादव को जेल भेजा है और उसके बाद में 2 फॉरेस्ट अधिकारियों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी विजिलेंस कर रही है, जिसमें
वित्तीय अनियमितता हो या भ्रष्टाचार हो, अवैध कटान हो, निर्माण हो, तमाम मसलों को लेकर पूर्व में धामी सरकार ने 2 अफसरों को सस्पेंड किया था, जिसमें जे सुहाग जो बड़े बहुत सीनियर शुक्रिया फॉरेस्ट आपका ऑफिसर हैं। तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। और अगली खबर जोशीमठ से, जहां जोशीमठ में 24 घंटे के बाद नीति नेशनल हाईवे खुल चुका है। राहत भरी खबर सामने आ रही है। काली मंदिर के पास चट्टान गिरने से ये मार्ग बंद हो चुका था। चट्टान टूटने से एक जेसीबी मशीन भी क्षतिग्रस्त हुई थी। बीआरओ ने कड़ी मशक्कत के बाद हाईवे को खोल दिया है। चीन बॉर्डर के क्षेत्र में जाने वाले लोगों ने राहत की सांस ली है। और देखिए ये तस्वीर आप देख रहे हैं, चट्टान टूटने की वजह से जेसीबी मशीन भी क्षतिग्रस्त हुई थी और इसके बाद से ये रास्ता बंद था, लेकिन अब 24 घंटे के अंदर रास्ते को खोल दिया गया है। और चीन बॉर्डर के क्षेत्र में जाने वाले जो लोग हैं उनके लिए ये अच्छी खबर, राहत भरी खबर है, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी बॉर्डर एरिया के लोगों को होती है। और वहीं कर्णप्रयाग के सिवाई में बह रही रेल लाइन की टनल के पास भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन की वजह से टनल के पास सुरक्षा दीवार भी टूट गई। दरअसल ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के तहत सिवाई में रेलवे स्टेशन बन रहा है। बारिश की वजह से टनल के पास लैंडस्लाइड हुआ है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लैंडस्लाइडिंग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सिवाई में ये टनल के पास लैंडस्लाइड हुआ है और जो सुरक्षा दीवार थी वो टूटी है, इसमें दरार आप देख सकते हैं। वोल्ट में अगर ग्राउंडिंग किया हो। और वहीं उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर बंदरकोट के पास बार बार भूस्खलन हो रहा है, जिस वजह से हाईवे बाधित है। बारिश की वजह से बंदरकोट के पास पहाड़ी लगातार दरक रही है और ऐसे में इस जगह पर सफर करने वाले लोगों के लिए सबसे ज्यादा खतरा है। देखिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अगर इस रास्ते से कोई सफर करेगा तो फिर उसकी स्थिति क्या होगी, कभी भी वो हादसे का शिकार हो सकता है। बंदरकोट पर लगातार भूस्खलन हो रहा है। और चलिए इस बीच आपको एक और बड़ी खबर, बड़ा अपडेट दे दें। अब बात उत्तराखंड के मौसम की भी करते हैं। आज भी उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट है और आज भी उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में भारी बारिश हो सकती है। कुमाऊं के 3 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान है। इसके अलावा 3 अगस्त को भी उत्तराखंड में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। तो 3 अगस्त को उत्तराखंड में बहुत भारी बारिश की आशंका है, संभावना है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी कर दिया है और इसके मुताबिक आपको सतर्क रहने की जरूरत है। मौसम का मिजाज लगातार पहाड़ों पर बिगड़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी भी बढ़ रही है। पहाड़ों पर मूसलाधार मुसीबत थमने का नाम नहीं ले रही। हर दिन एक नई मुसीबत से लोगों की जान आफत में पड़ जाती है। कहीं पानी का सैलाब है तो कहीं दरकते पहाड़ ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में मूसलाधार आफत बदस्तूर जारी है। पूरे देवभूमि में नदी नाले उफान पर हैं। कहीं नदियों से सैलाब तो कहीं भूस्खलन होने से लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। उफनते नदी नालों के रौद्र अवतार देखकर लोग डरे हुए हैं। ये तस्वीरें जोशीमठ की हैं, जहां उफनता हुआ लामबगड़ नाला लोगों के लिए खतरा बन गया है। इस उफनते नाले का बहाव इतना तेज है कि इसकी वजह से बद्रीनाथ हाईवे बाधित हो गया, जिसके बाद बीआरओ की कड़ी मशक्कत के बाद हाईवे को खोला गया, जिससे चारधाम यात्रियों और पर्यटकों ने राहत की सांस ली। अब मसूरी के कैंपटी फॉल की हैरान करने वाली ये तस्वीर भी जरा देख लीजिए। यहाँ अचानक से जलस्तर बढ़ गया और कैंपटी फॉल में अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसके बाद प्रशासन और पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया है और खतरे को भांपते हुए कैंपटी फॉल को खाली करा लिया गया है। उधर पौड़ी में भी बारिश की वजह से इन दिनों न्यार नदी उफान पर बह रही है और इसी बीच तेज बहाव में गाय भी फंस गई, जिसको काफी मशक्कत के बाद स्थानीय पुलिस ने रेस्क्यू करके बाहर निकाला। उधर कर्णप्रयाग में भी पहाड़ी से मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे उमत्ता के पास बंद हो गया है, जिसकी वजह से गाड़ियों की कतार लग गई। आसमानी आफत का कहर उत्तरकाशी में भी देखने को मिला, जहां भारी बारिश और भूस्खलन से बंद तकरीबन 26 सड़कें पूरी तरीके से ठप हैं। नौगांव, सोरी मोटर मार्ग, अगोड़ा, खंकौली, डोडीताल रोड भूस्खलन से बंद है। साथ ही कई गांवों से संपर्क भी कर चुका है।
मूसलाधार आफत से पहाड़ों पर रह रहे लोगों की मुसीबत लगातार बढ़ती जा रही है। भूस्खलन होने से तीर्थ यात्री पैदल मार्ग पर फंसे हुए हैं, तो कहीं कुछ सैलाब में फंसे हुए हैं और हर दिन एक नई मुसीबत सामने आ रही है। ऐसे में लोगों को खुद एहतियात बरतने की बहुत जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और वहीं चमोली के दशोली विकासखंड स्थित सनोला गांव के 25 परिवार खतरे की जद में आ चुके हैं। दरअसल लगातार हो रही बारिश की वजह से सोनला गांव के ठीक नीचे से भूस्खलन शुरू हो चुका है। ग्रामीणों का कहना है कि हाई टेंशन बिजली की लाइन का टावर लगाने की वजह से भूस्खलन की स्थिति पैदा हुई है, जिसके बाद अब उनकी परेशानी बढ़ चुकी है। 25 परिवार जो कि खतरे की जद में है। सोनला में लैंडस्लाइड हो गई, रोड टूट गई है, सारा मलबा लोगों के घरों में चला गया है। लगभग 25 परिवार आपदा की जद में है और उनको अगर वहां से हटाया नहीं गया तो निश्चित रूप से लोगों को खतरा पैदा हो जाएगा। पर अगर ना मजिस्ट्रेट वहां गए, पीडब्ल्यूडी के एक्शन वहां गए, सिंचाई वाले गए, तो हमने सब लोगों से कहा तत्काल प्रभाव से जान माल की रक्षा करें और जो लैंडस्लाइड हो गई है उसकी रोकथाम का कुछ तरीका निकालें। और उधर नई टिहरी शहर में नगर पालिका की लापरवाही केमसारी टीन शेड कॉलोनी के लोगों पर भारी पड़ने लगी है। बारिश से नालियों की सफाई नहीं होने की वजह से पूरा शहर का पानी केमसारी टीन शेड कॉलोनी में आ रहा है, जिससे कि लोगों के मकानों को खतरा पैदा हो रहा है। बरसात के मौसम में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस बार ज्यादा बरसात का पानी आ रहा है, जिस वजह से पुस्ता खिसक रहा है। तब प्रशासन ने आई है यहाँ पे हमारे ऊपर ध्यान दिया है और हमारे लैट्रिन बाथरूम भी पुस्ते वगैरह ये सब में दरार आ रही है, नीचे खिसक रहे हैं, तिरछे हो रहे हैं। भले ही हमको वहाँ रैन बसेरे में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन वहाँ पे भी हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जितनी भी हमारी हाईटेक नालियाँ थी, मुझे लग रहा है किसी भी शहर में इतनी चौड़ी नालियाँ नहीं थी जितनी ये टिहरी में थी। सारी नालियों में मलबा भरा हुआ है। कुछ अतिक्रमण के मामले में कुछ नाले इतने दबांत में है कि हम उनको छेड़ भी नहीं सकते कि किसका मकान तोड़े, हम बताओ। और दूसरा ये है कि अब ढलान वाला शहर है, पानी तो खैर बारिश में आता ही है, हमारे घरों में भी है और जगह भी आ ही रहा है पानी, लेकिन थोड़ा सा उनके पुस्ते काफी कमजोर पड़ चुके हैं। 3 परिवार उनका पुस्ता बिल्कुल गिरने वाला, थोड़ा हमें टाइम मिल गया। और वहीं पिथौरागढ़ जिले में हर साल मानसून सीजन में काफी नुकसान होता है। 2014 की आपदा के दौरान भी कई गांवों को नुकसान पहुंचा था। आपदा प्रभावित 32 गांव के लोगों को अब तक उनके नुकसान का मुआवजा देने की कवायद शुरू हो गई है। ये हर बार मानसून सीजन की कहानी है। नदियां उफान पर बहती हैं, कहीं जमीन धंसती है तो कहीं पहाड़ दरकने लगते हैं। उत्तराखंड का पिथौरागढ़ जिला आपदा के लिहाज से बेहद ही संवेदनशील है। – 2014 की आपदा में भी कई लोगों ने अपने आशियाने खो दिए थे। अच्छी खबर यह है कि अब कुछ लोगों को उनका घर मिलने जा रहा है। जिले के 32 गांव के 332 लोगों को अब उनका नया घर मिलने जा रहा है। प्रशासन की तरफ से इन परिवारों को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दी गई है। 32 गांव के 332 लोगों का भी हम लोगों ने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी है और सेकंड इंस्टॉलमेंट भी कई परिवारों को दी जा चुकी है। हम कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं कि शीघ्रातिशीघ्र लोग विस्थापित होकर सुरक्षित जगहों पर अपने आवासों का निर्माण करें। उत्तराखंड का पिथौरागढ़ जिला आपदा के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। मानसून सीजन में हर बार यहाँ कुछ न कुछ बड़ी कुदरती आपदा जरूर आती है। लोग सालों से आपदा का दंश झेलते आ रहे हैं, मगर अभी तक ऐसी कोई योजना नहीं बन पाई जिससे लोगों को समय रहते आगाह किया जा सके। एबीपी गंगा के लिए पिथौरागढ़ से योगेश पाठक की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने ट्विटर अकाउंट का डीपी चेंज कर दिया है और मुख्यमंत्री धामी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर अब अपनी फोटो की जगह पर तिरंगा झंडा लगा दिया है। दरअसल पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान आह्वान किया था और कहा जा रहा है कि उसके बाद ही सीएम धामी ने अपनी डीपी बदली है और आज से सभी को प्रोफाइल पिक्चर बदलनी थी।
मन की बात में प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की थी कि 2 अगस्त से आप 11 अगस्त तक अपनी डीपी चेंज कीजिए। और देखिए, इसी मुताबिक जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो तमाम नेता अब अपनी डीपी चेंज कर रहे हैं। और इस बीच आपको एक बड़ी खबर दे दें, उत्तराखंड में भू माफिया के खिलाफ अभियान चलेगा। पुलिस विभाग की ओर से प्रदेश भर में अभियान चलाया जाएगा। भू माफियाओं के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज होंगे। अवैध संपत्तियों को कब्जे में प्रशासन लेगा और इसके लिए अब तैयारी शुरू कर दी गई है। और पुलिस विभाग की ओर से प्रदेश भर में ये अभियान चलेगा। भू माफियाओं के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज होंगे, कार्रवाई होगी और अवैध संपत्तियों को कब्जे में प्रशासन लेगा। अवैध संपत्तियां जो हैं उनको खत्म करने का काम होगा और इसके लिए पुलिस विभाग की तरफ से अभियान चलाया जाएगा। और अब खबर पिथौरागढ़ से, जहां पिथौरागढ़ में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के पास जूनियर हाई स्कूल को नहीं हटाने की मांग उठ रही है। इसी को लेकर ग्रामीणों ने डीएम ऑफिस पर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि इस स्कूल के इलाकों के बच्चे, इस स्कूल में इलाके के बच्चे पढ़ते हैं, जिससे उन्हें काफी परेशानी होगी। ग्रामीणों की मांग है कि यहाँ से स्कूल को नहीं हटाया जाए। मेडिकल कॉलेज के स्पॉट या साइट के इंस्पेक्शन के दौरान कुछ फाइंडिंग्स मुझे मिली थी और एडिशनल लैंड भी हमें वहाँ अवेलेबल हो रही है। तो उसी क्रम में एक प्रपोजल शासन भेजा जा रहा है। यदि स्कूल को शिफ्ट किया जाना होगा तो या फिर गैस गोदाम को शिफ्ट किया जाना होगा तो उस संबंध में शासन के निर्देशों के बाद ही कोई कार्रवाई की जाए। और अब खबर रुद्रपुर से है, जहां रुद्रपुर की एक फैक्ट्री में अजगर के घुसने से हड़कंप की स्थिति दिखाई दी। दरअसल वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद 7 फीट लंबे अजगर को रेस्क्यू किया गया। अजगर के पकड़े जाने पर कर्मचारियों ने राहत की सांस ली है। देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रुद्रपुर की ये तस्वीरें हैं और फैक्ट्री के अंदर ये अजगर दिखाई दिया, जिसके बाद लोगों ने वन विभाग को सूचित किया। टीमें वहां पर पहुंची और 7 फीट लंबा अजगर ये था। और अब खबर अल्मोड़ा से है, जहां अल्मोड़ा में इस बार नंदा देवी महोत्सव को धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके लिए इसका आयोजन होगा और इसके लिए बड़े स्तर पर तैयारी चल रही है। पिछले 2 साल से नंदा देवी महोत्सव का आयोजन नहीं हो पाया था, मगर इस बार मेला समिति के महोत्सव के आयोजन के लिए हरी झंडी मिल चुकी है और इसके तहत अब तैयारियां शुरू कर दी गई है। विगत 2-3 वर्षों से कोरोना काल की वजह से मेला अपने यौवन पर नहीं रहा और इस वर्ष जिस तरीके से चारों तरफ से शुद्ध माहौल है, तो इस अवसर पर इस बार 1 तारीख से 7 तारीख तक मां नंदा देवी का मेला मनाया जाएगा और एक भव्य रूप से इसकी सारी तैयारियां हमने कर ली गई हैं। और उधर तुंगनाथ धाम में इन दिनों भक्तों की भारी भीड़ है। तुंगनाथ तृतीय केदार के रूप में पूजा जाता है और यहाँ पर भगवान शिव की भुजाओं की पूजा होती है। हर साल तुंगनाथ में लाखों यात्री पहुँचते हैं। तुंगनाथ एक धार्मिक स्थल होने के साथ ही खूबसूरत पर्यटक स्थल भी है। और देखिए, तुंगनाथ धाम की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहाँ पर भारी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। और इसी खबर के साथ, इस खूबसूरत तस्वीर के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।